चंद्रदेव। जय माता की मित्रों, हम लोग अपनी फलित पाठों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मेष लगन में चंद्रदेव की बात करते हैं। मेष लगन में अगर चंद्रमा आपके प्रथम भाव में विराजमान हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं और किस तरह से देख सकते हैं। हमने बहुत बार बोला भी है और नोटिंग करके भी आपको दिया हुआ है कि इन फलित पाठों में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और नोट करने को भी मिलेगा। सबसे पहले वो नोट करने वाली बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेष लगन, मेष राशि। मेष राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र हर राशि के अंतर्गत आते हैं और अगर आप शुरू से सुन रहे हैं हमारे पाठ तो हो सकता है आपको अब तक याद भी हो चुका होगा। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण आएंगे जिनका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। भरणी नक्षत्र के 4 चरण आएंगे जिनका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण आएगा पहला, उसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अगर मेष राशि में चंद्रमा है तो नवमांश का भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेष राशि में चंद्रमा अगर इतने अंशों पे है, किसी भी अंश पे है, तो वो नवमांश में कौन सी राशि में जा सकता है। तो आपको अगर चंद्रमा 3.20 डिग्री पे आपका मेष राशि में प्लेस होया हुआ है तो वो मेष के ही नवमांश में रहेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा आपका वर्गोत्तम हो जाता है और इस नक्षत्र का स्वामित्व या इस नक्षत्र में जो 3.20 डिग्री तक है इसको देव नवमांश बोला जाता है। उसके बाद में 3.20 से आगे 6.40 तक वृष नवमांश में आ जाएगा और इनको मनुष्य नवमांश बोला जाता है। उसके बाद में 6.40 से आगे 10 डिग्री तक मिथुन नवमांश हो जाएगा और इसको राक्षस नवमांश बोला जाता है। 10 डिग्री के बाद में 13.20 डिग्री तक करक नवमांश हो जाएगा और इनका स्वामित्व फिर वापस देव नवमांश में हो जाएगा। और 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक अगर मेष राशि पे, मेष प्रथम भाव में मेष लगन में मेष राशि पे अगर चंद्रमा विराजमान है तो फिर सिंह नवमांश में हो जाएंगे और इनको वापस मनुष्य नवमांश कहा गया है। और 16.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक कन्या नवमांश और इनको राक्षस नवमांश बोला जाता है। 20 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक तुला नवमांश, इनको देव नवमांश। और 23.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक वृश्चिक नवमांश, इनको नर नवमांश बोला जाता है, मनुष्य नवमांश। 26.40 डिग्री से आगे लास्ट 30 डिग्री तक अगर चंद्रमा मेष राशि पे आपके प्रथम भाव में विराजमान है तो ये धनु नवमांश में आ जाएंगे और इनको फिर वापस राक्षस नवमांश बोला जाता है। तो 3-3 करके मतलब देव, मनुष्य और राक्षस नवमांश ये सर्कल नवमांश कुंडली में चलते रहता है। इनको बताने का मतलब यही है कि मान लीजिए कि आपका चंद्रमा मेष राशि पे 10 डिग्री पे है तो 10 डिग्री तक आपका चंद्रमा मिथुन नवमांश में चला जाएगा। तो जब आपकी नवमांश कुंडली बनेगी तो वो देखिएगा आप मिथुन राशि पे विराजमान होगा। अब मिथुन राशि पे विराजमान होने का मतलब है कि आपका लग्न का नवमांश कैसा है और उसका लगन क्या बनता है नवमांश कुंडली में जाके, उसी के अनुसार फिर उसको फल प्रिडिक्शन करने में आपको सुविधा होगी। और राक्षस नवमांश आ गया तो देव नवमांश, मनुष्य नवमांश और राक्षस नवमांश, इसका एक सम्मिलित पाठ किस तरह से देखा जाता है, इनको क्या समझना पड़ता है हम लोगों को और क्या समझते हैं हम लोग, उसके बारे में पूरी डिटेल से पाठ एक नवमांश के विषय में हमारा दिया हुआ है। तो आप उसका श्रवण करें, उसकी वजह से आपका पूरा वो चीज़ ओपन हो जाएगा, समझने में बहुत आसानी आएगी। अब अंश बल भी है, अंश बल का अपना महत्व है। तो मेष राशि में कोई भी अगर ग्रह होता है 6 डिग्री तक तो वो बाल्यावस्था में होता है और 6 डिग्री के बाद में 12 डिग्री तक वो कुमारावस्था में होता है और 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक वो युवावस्था में रहता है। 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक वृद्धावस्था और 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मृतावस्था। अगर आप शुरू से पाठों का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग
फलित पाठों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और फिलहाल मेष लग्न की बातें कर रहे हैं। तो मेष लग्न में बहुत पाठ हम दे चुके हैं और चंद्रदेव की बात फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। सूर्य देव हो, गुरु हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र देव हो, ये सब पाठ हमारे आपको पोस्ट किए हुए। तो आप अगर उनको श्रवण करेंगे सीरियली, क्योंकि कोई भी ज्ञान अगर लेना है, कोई भी चीज़ का अपने ज्ञान को परिपक्व बनाना है, तो पाठ सुनना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें नोटिंग करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसके अलावा पुस्तकें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीडियो की अपनी एक सीमा है, उस सीमा से आगे हम लोग नहीं जा सकते। और ज़्यादा बड़ा वीडियो न तो कोई सुनना चाहता है और न किसी के पास इतना समय है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि नहीं पूरा डिटेल में बताइए, हमारी कोशिश ये है कि कम समय में आपको जितनी ज़्यादा डिटेल हम बता सकते हैं उतना बताने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा पाठ कोई पहले से प्री प्लान नहीं होता है, न कहीं पे लिखा हुआ रहता है, न पहले लिख के उसके बाद में धारा प्रवाह हम आपको बोलते हैं। हम जब पाठ बनाते हैं तो हमारे दिमाग में जो सेट किया हुआ है, जो चीज़ पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, जो अभ्यास से हमको मिला है, उसी अनुसार हम आपको बताते हैं। और कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके आपकी हेल्प हो सके सीखने के लिए। तो नोटिंग करने के लिए आपको हमेशा अपना बुक या नोटपैड लेके बैठना पड़ेगा, और उससे आपको जो सुविधा मिलेगी वो आपको प्रिडिक्शन में मिलेगी कि किस तरह से ग्रह को समझा जाता है, किस तरह से कुंडलियों में हम लोग उस नवमांश को, उस अंश बल को, उस नक्षत्र को किस तरह से लगाते हैं। नक्षत्रों के विषय में बहुत पाठ, मतलब फलित पाठों से भी ज़्यादा नक्षत्रों के विषय में पाठ हमारे दिए हुए हैं। तो उनका भी जाके आप श्रवण करेंगे समय निकाल के, तो आपको बहुत सुविधा होगी ज्योतिष से संबंधित प्रश्नों के लिए। कि आप एक वीडियो देखने के बाद में अगर कोई प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्न का उत्तर के लिए हम पहले से ही पाठ पोस्ट किया हुआ है, तो आपसे प्रार्थना इतनी है कि सब पाठों को डीपली श्रवण करें। एक बार समझ में नहीं आता है दोबारा सुने, क्योंकि ये पाठ आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो इतना ही है कि जो चीज़ें हमको अभ्यास में मिली है, जो चीज़ें हमको पुस्तकों से मिली है, जो चीज़ें गुरुओं के द्वारा मिली है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे लिए केवल इतना ही। अब चंद्रदेव, किसी भी ग्रह को जानने के पहले आपको सबसे पहले उसके कारकत्वों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हमारे पाठ साल भर पहले ही पोस्ट किए हुए। तो आप उनके कारकत्वों की जानकारी ले लीजिए। हम लोग ऐसे भी अपनी आँख से भी देखते हैं, बुजुर्गों से भी सुनते हैं, ज्योतिष में भी वही बातें हैं कि चंद्र ग्रह शीतलता प्रदान करते हैं। तो वो जहाँ भी बैठते हैं अपनी शीतलता उस घर को, उस जगह को प्रदान करेंगे। अब लग्न में अगर बैठे हैं तो लग्न अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा परिपक्व समझ सकते हैं आप, आपका दिमाग समझ सकते हैं, आपकी बॉडी समझ सकते हैं आप, आपका चेहरा समझ सकते हैं आप। तो उस जगह को शीतलता प्रदान करने का मतलब ये हो गया कि आपके मन और आपका मस्तिष्क एक अच्छी वे में आएगा, एक उसमें कूलनेस आएगी, उसमें एक शीतलता आएगी। और कोई भी चीज़ को समझने के लिए आप जल्दीबाजी करेंगे, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञान की मात्रा को बढ़ेगी। जब आप शांत रहेंगे, जब आप शीतल रहेंगे, जब मस्तिष्क पूरा शांत रहेगा, तो बहुत अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। आप किसी भी चीज़ को ज्ञान के द्वारा और मन के द्वारा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रमा अगर लगन में हो किसी के भी, तो मनुष्य आकर्षक चेहरे का या शरीर का स्वामी होता है, सब सुखों को प्राप्त करता है, क्योंकि सुख का कारक चंद्रमा को बताया जाता है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है। तो यहाँ पे होने से अपनी राशि से, मेष लगन में अपनी राशि से दशम स्थान में विराजमान होते, तो दशम स्थान में मतलब आपका कर्म, आपके कर्म इतने अच्छे होंगे कि आपको चतुर्थ स्थान का फल बहुत अच्छा मिलेगा। अब उन कर्मों को करने के लिए बाकी ग्रहों की अपनी एक अलग स्टेबिलिटी है, उनके अपने एक अलग कारकत्व है। एक ग्रह से कभी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक एक ग्रह को समझ के हम लोग अपनी कुंडली का एक नोटपैड बना सकते हैं। या हम लोग उस लाइन में अगर आगे बढ़ रहे हैं, ज्योतिषी की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, तो समझने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है। जब नवमांश को समझ लेंगे, नवमांश के हिसाब से जानने लग जाएंगे, तो नवमांश कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो पाठ हम दे रहे हैं अगर उसको आप कंठस्थ कर लेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, तो आपको अंश के साथ साथ पता चल जाएगा कि नवमांश में ये कहाँ गया होगा। से आपका मेष लगन, खुद लगन ही अगर 20 डिग्री का है तो आपको पता चल जाएगा कि लगन 20 डिग्री का है, मतलब लग्न का नवमांश कन्या होगा। अब आपका चंद्रमा 10 डिग्री का है तो वो कन्या लग्न में, नवमांश में कन्या लग्न में वो जाके मिथुन में विराजमान होंगे। तो आपको अच्छी तरह से वो चीज़ पिक्चर क्लियर होते जाएगी। ज़रूरत है उन पाठों को अध्ययन करने की, और ज़रूरत है उनको, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो जो ज़रूरी है उसको नोट पैड पे नोट करने की। यहाँ पे चंद्रमा विराजमान होके आपको सब सुखों की प्राप्ति करवाते हैं। घर से संबंधित हो, माता से संबंधित हो, पारिवारिक संपत्ति या परिवार से संबंधित हो, अपने माता पक्ष से जो भी आपको, चाहे प्यार के रूप में हो, चाहे धन संपत्ति के रूप में हो, चाहे घर के रूप में हो, चाहे गाड़ी बंगला वो सब के रूप में हो, वो सब सुख यहाँ पे चंद्रमा बैठ के आपको अपने कर्मों के द्वारा आप प्राप्त करेंगे। मतलब आपकी कूलनेस, आपका मीठापन, आपका बोलने का तरीका, आपका समझने का तरीका, आपका दिमाग कूल रखने का तरीका, परिस्थिति को कैसे संभालना है वो तरीका, वो आपके कर्म है, वो चंद्रमा प्रदान करेंगे आपको। और आपकी स्वास्थ्य के विषय में भी यहाँ पे बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ से बैठ के ये सप्तम स्थान को देखेंगे तो आपकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी, बहुत अच्छी पत्नी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे पार्टनरशिप के बिजनेस, अगर बिजनेस से संबंधित कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उससे संबंधित कोई काम आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, ये और बिजनेस में भी सफलता बनने के योग हैं। तो गलत कहाँ होगा? गलत ये होगा कि चंद्रमा एक पक्ष में 15 दिन तक निर्बल होता है और 15 दिन तक सबल होता है। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपका चंद्रमा अच्छा है, बली है, या पाप युक्त है, पाप ग्रहों के साथ है, या निर्बल है। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, तो उसके अनुसार वो फल आपको प्राप्त होंगे। सिर्फ अगर पाप ग्रह से युक्त है, कोई खराब ग्रह का स्वामी शिव बुध के साथ हो, गुरु के साथ हो, गुरु के साथ, हालांकि गुरु त्रिकोण का स्वामी है लेकिन गुरु 12वें स्थान का भी स्वामी है, तो कुछ न कुछ खराब फल भी यहाँ पे गुरु आपको प्रदान करवाएगा। हालांकि त्रिकोण का स्वामी खराब फल आपको बहुत कम देगा, लेकिन कुछ न कुछ न्यून मात्रा में ही हो चाहे, लेकिन वो आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में मंगल देव है, तो मंगल देव अगर विराजमान होते हैं लगन में चंद्रमा के साथ, तो कुछ जगह वो अच्छे होंगे लेकिन कुछ जगह वो खराब फल भी आपको प्राप्त करवाएंगे। तो इसी तरह से हर भावों को, कुंडली के हर भावों को समझने के लिए ये पाठ हमने चालू किए हैं। और जो भी ग्रह है सबसे पहले फल देने में वो अपने कारकों के हिसाब से फल देंगे कि वो आदमी कैसा है। सपोज आप किसी से मिलते हैं, ग्रहों को समझने के लिए आपको इंसान को, अपने परिवार को या दूसरों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ किसी की दोस्ती है तो वो आदमी कैसा है, वो आदमी जैसा है वो उसी अनुसार आपको गाइड करेगा, उसी अनुसार आपको फल देगा, उसी अनुसार आपके काम करेगा। कि आप उसके अंदर बुद्धि है ही नहीं, वो सबसे ज़्यादा फिजिकल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और उसको आप कोई काम बताते जिसमें दिमाग का ज़रूरत हो तो वो नहीं कर सकेगा। लेकिन उसको अगर फिजिकल वाला कोई काम बता दे तो वो कर देगा। तो ग्रह का भी सेम वैसा ही कंडीशन है। ग्रह अगर सुप्रभाव में है, ग्रह अगर उसके कारकत्व, अच्छे कारकत्वों के साथ वो आपके लगन में विराजमान है, तो वो अपने कारकत्वों का फल वहाँ पे लगन में देगा। और चंद्रमा के विषय में यही बोला जाता है और यही पढ़ा जाता है कि चंद्रमा जहाँ भी बैठता है उस घर को शीतल करता है, उस जगह को शीतल करता है। और लग्न अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन वाली चीज़ है कि आपकी फिटनेस अच्छी हो, आपका दिमाग अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आपकी वाणी अच्छी हो, तो वो सब चीज़ में चंद्रमा आपकी बहुत हेल्प करता है। सब सुखों को, ज्योतिष शास्त्र में भी जब हम लोग ये सब पढ़ते हैं, ज्योतिष की जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे फल दीपिका हो, चाहे बृहद होरा पाराशर हो, वो सब में भी यही बताया जाता है कि सब सुखों को प्रदान, अगर मेष लगन में चंद्रमा आपके लगन में विराजमान हो तो सब सुखों को प्राप्त करता है। और ऐसा इंसान सब सुखों को प्राप्त करने के बावजूद कभी भी घमंड की वजह से, अपनी वाणी की वजह से,
अपने व्यवहार की वजह से किसी को दुखी नहीं करता है और माता का प्रिय होता है। ये चंद्रमा का फल है मेष लगन में। आपको इस पाठ के विषय में इससे और कनेक्टेड कोई कमेंट या किस तरह से और क्या चीज़ आपको चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा यही कहना है कि पाठ को आराम से सुने, समय निकाल के, और उसको अगर सीखने के पर्पज से सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको इस लाइन में प्राप्त होगी। ज़रूरत है उसको समझने की। किसी एक पार्ट को समझ के अगर आप उसके विषय में आपको अपनी कुंडली पे लगा के देखना है और डायरेक्ट आप कुंडली पोस्ट कर दी तो वो पॉसिबल नहीं है समझना। आप सीरियली उन पाठों को सुने फिर कुंडली पे लगाए। हमारा कोशिश ये नहीं है कि हम यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल खोल के आपको अपनी तरफ आकर्षित करें और फिर आप अपनी कुंडलियाँ भेजें और उसका फलादेश हम करें और अपनी फीस ले। नहीं, न तो ज्योतिष के क्षेत्र में न ज्योतिष से संबंधित कोई काम के लिए हमने न तो आज तक किसी से फीस ली है और न आगे हमारा कोई इरादा है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि ऐसा हमको कभी नहीं करना पड़े। हमारा मेन मकसद इतना ही है कि जो भ्रांतियाँ खराब योगों की वजह से हो, चाहे कोई और दुर्योगों की वजह से हो, जो हमें बताई जाती है, जिसके द्वारा पीड़ित होके, उस बताने से जो पीड़ित होके हम लोग अपने धन का चाहे अपव्यय समझ लो या हम लोगों का दिमाग डिस्टर्ब होता है वो चीज़ समझ लो, उस चीज़ में नहीं जाके अगर हम लोग थोड़ा सा भी ज्ञान इस विषय में रखें, कोई भी ग्रह और कोई भी इंसान सेम क्वालिटी है। जैसा ग्रह होता है वैसा ही उसके रूपांतर में हम लोगों को, इंसान को अगर समझने लग जाए तो ग्रह को समझना भी बहुत आसान होता है। कि मंगल को समझना है तो मंगल के कारकत्वों को समझना पड़ेगा, चंद्रमा को समझना है तो चंद्रमा के कारकत्वों को समझना पड़ेगा, सूर्य को समझना है तो सूर्य के कारकत्वों को समझना पड़ेगा। तो वो सब कारकत्वों को समझने के बाद में फिर भावों को समझना पड़ेगा। अगर राशियों को आप ठीक से नहीं भी समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नक्षत्रों को समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ज्योतिष में। उसके बाद में आप ये समझिए कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो गया। हाँ, ज्योतिष में चाहे हम हो चाहे कोई और हो, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम पूर्ण विद्वान हैं और हमारा बोला हुआ सच होता है, हो सकता है हम अपने विषय में इतनी बड़ी, वो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बोलना चाहते। हम केवल इतना ही बोलते हैं कि ज्योतिष जो ज्ञान, जिसको वेदों की आंख बोला जाता है, कि ज्योतिष समझ में आए बगैर आपको वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर आपको ज्योतिष समझ में आता है तो आपको वेदों के श्लोकों का ज्ञान या वेदों का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से होता है। और एक अच्छा ज्योतिष, धार्मिक पुस्तकें हो, पुराण आदि हो, या आस्था से संबंधित कोई बात हो, उसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलेगी। अगर कोई भी ज्योतिष का पठन पाठन कर रहा है या कोई चैनल चला रहा है या ज्योतिषी है, आप उसके पास जा रहे हैं और उसके अंदर गलत आते हैं, चाहे शरीर से संबंधित हो, चाहे ड्रिंक से संबंधित हो, चाहे चरित्र से संबंधित हो, तो फिर हम आगे इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते। वो आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या समझते हैं। ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जानने के लिए अगर उत्सुक भी होते हैं तो आप वो पुण्य का काम करते हैं जिनके विषय में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मतलब ज्योतिष जानने वाला इंसान कभी भी अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहता है, वो सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा ही कुछ ज्योतिष का मतलब है और ज्योतिषी का भी यही मतलब होता है। बाकी आप सबके ऊपर छोड़ते हैं। पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। बाकी अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।